इलाहाबाद में एक पापियों का कुल देवता वहां मौजूद हो, ये किसी पता था? पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की मौत के सिलसिले में पुलिस को एक डायरी मिली है। उसमें लिखा था राजा की डायरी। क्या हो तुम, मनुष्य हो कि नर मानव हो कि तुम पिशाच हो? ये एकदम सरासर गलत है कि उनका दिमाग उबाल के पी लिया गया। बात है इलाहाबाद के रहने वाले धीरेन्द्र सिंह की, जो कि साल 2000 दिसंबर के महीने में लापता हो गए थे। ये एक पत्रकार थे, इसलिए इन्हें कई बार काम के सिलसिले में घर से दूर भी जाना पड़ता था। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए और घर के किसी भी सदस्य के साथ धीरेन्द्र सिंह की कोई बात नहीं हुई थी और उनका मोबाइल फोन भी बंद बता रहा था। फिर घर वालों ने धीरेन्द्र सिंह के दोस्तों और उनके साथ काम करने वाले कलीग से पूछा तो उन लोगों ने ये बताया कि धीरेन्द्र 2 दिनों से ऑफिस ही नहीं आया है और न ही ये अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया है। यहाँ पर आकर घर वालों की चिंता धीरेन्द्र सिंह को लेकर बढ़ गई। इसलिए परिवार वालों ने 17 दिसंबर 2000 को इलाहाबाद के कीड़गंज थाने में धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बात एक पत्रकार की थी तो पुलिस एकदम से हरकत में आ गई और एक्शन लेने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखी। सबसे पहले धीरेन्द्र सिंह की मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग खंगाली गई। फोन रिकॉर्डिंग में इलाहाबाद के ही एक लैंडलाइन का नंबर मिला जिस पर धीरेन्द्र सिंह की 16 दिसंबर को बात हुई थी और ये भी रात के करीब 12 और ये कॉल धीरेन्द्र सिंह के मोबाइल से आखिरी कॉल थी। पुलिस को इस कॉल पर शक हुआ, आखिर ये नंबर किसका है जिस पर धीरेन्द्र सिंह की आखिरी बार बातचीत हुई थी, और वो भी इतनी रात को। जब पुलिस ने इस नंबर के बारे में पता करा तो ये इलाहाबाद के ही छिवरी गांव की रहने वाली फूलन देवी नाम की एक महिला का था। जब पुलिस फूलन देवी से मिलने छिवनी पहुंची तो पता चला कि ये जिला पंचायत की सदस्य हैं और उनके पति ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइवर का काम किया करते थे। जब पुलिस ने फूलन देवी से धीरेन्द्र सिंह के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती और उनके पति राजा कलंदर से पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी धीरेन्द्र सिंह के साथ अच्छी दोस्ती थी और उन्होंने रात में हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। पुलिस बयान लेने के बाद वहां से चली गई पर उन्हें राजा कलंदर पर शक हो गया। इसके बाद राजा कलंदर की पूरी हिस्ट्री निकाली गई जिसमें पता चला कि राजा कलंदर का हाथ कई अपराधों में था और उसका असली नाम राजा कलंदर नहीं बल्कि राम निरंजन था। एक बेटे का नाम अदालत और दूसरे बेटे का नाम जवाना था। राजा कलंदर के काले धंधे के बारे में पता चलते ही उसे और उसकी बीवी को हिरासत में ले लिया गया और धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार राजा कलंदर पर दबाव बनाने लगी। पुलिस की सख्ती के सामने यह ज्यादा देर तक मुंह बंद नहीं रख पाया और उसने पुलिस के सामने मुंह खोलने के लिए एक डिमांड रखा कि ये पहले दाल पिएगा। पुलिस भी उसकी इस डिमांड को सुनकर हैरान रह गई। ऐसा नहीं था कि इसकी डिमांड बहुत बड़ी थी बल्कि इसकी डिमांड बहुत अजीबोगरीब थी, पर पुलिस के हाथ पहली बार एक सुराग मिला था। पुलिस ने जल्द से जल्द राजा कलंदर के इस डिमांड को पूरा किया और उसके बाद राजा कलंदर ने जो बातें उगलनी शुरू की उसे सुनकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि उसका एक गैंग था जो सुनसान सड़क पर आने वाले राहगीरों को रोककर उनसे पर्स, मोबाइल फोन, सोने की चीजें छीन लिया करता था और फिर मार दिया करता था। अपनी नौकरी और पत्नी की राजनीति के पीछे इसने ऐसे कई अपराधों को अंजाम दिया और कहीं से इन सब अपराधों का पता धीरेन्द्र सिंह को चल गया। इसी डर के कारण राजा कलंदर ने रात के करीब 12 बजे धीरेन्द्र सिंह को फोन कर बिगरी फार्म हाउस पे बुलाया था। 16 दिसंबर को आधी रात में ही धीरेन्द्र सिंह अपनी बाइक से बिगरी फार्म हाउस पर पहुंचा था। ठंड का मौसम था इसलिए धीरेन्द्र सिंह के पहुंचते ही राजा कलंदर ने आग के पास बैठा दिया और धीरेन्द्र सिंह अपने हाथ को गर्म करने लगे। धीरेन्द्र सिंह आग के पास बैठे ही थे तभी राजा कलंदर का साला वक्षराज पीछे से दबे पांव उन पर देसी कट्टा से गोली चला देता है जो कि इनके पीठ पर जाकर लगती है और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी राजा कलंदर और वक्षराज ने मिलकर धीरेन्द्र सिंह की लाश के कई टुकड़े करके पॉलीथिन में भर दिया
इसके बाद टाटा सुमो गाड़ी में लेकर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गए और लाश के टुकड़े को यहीं फेंक दिया। राजा कलंदर ने पुलिस को बताया वे धीरेन्द्र सिंह की बाइक को अपने समधी को दे आया और धीरेन्द्र सिंह के जूते को अपने साले वक्सराज को दे दिए। बाद में पुलिस को राजा कलंदर ने बताया कि ये टाटा सुमो गाड़ी बरेली के रहने वाले किसी व्यक्ति को मारकर छीना था। पुलिस विगरी फार्म हाउस पे पहुंची जहां पर धीरेन्द्र सिंह की हत्या को अंजाम दिया गया था। वहां पर पहुंचते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि एक पैर पर ढेर सारी खोपड़ियां लटकी थी और वो भी सारी खोपड़ियां रंगों में रंगी हुई थी। इतना ही नहीं, उन सब खोपड़ियों पर उन लोगों का नाम और जाति धर्म भी लिखा हुआ था, जैसे मुसलमान, शर्मा आदि। फार्म हाउस पर छानबीन करने के बाद पुलिस के हाथ एक डायरी लगी जिसमें राजा कलंदर ने जितने भी हत्याएं की थी उन सभी का नाम, उम्र, सब कुछ इस डायरी में लिखा हुआ था, जिसे राजा कलंदर अदालती डायरी कहता था। इस डायरी में 14 लोगों का नाम लिखा था और सबसे आखिरी नाम धीरेन्द्र सिंह का था। इसका मतलब राजा कलंदर ने अभी तक 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसका पहला शिकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाला कालीचरण श्रीवास्तव था। राजा कलंदर का ये मानना था कि इस जाति का दिमाग बहुत तेज होता है, इसलिए राजा कलंदर ने कालीचरण श्रीवास्तव को किसी बहाने से अपने फार्म हाउस पे बुलाया और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद कालीचरण के धड़ को इसके सिर से अलग किया गया और फिर इसके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फार्म हाउस के पीछे दफना दिया। हर जुर्म के पीछे एक कहानी होती है। इस जुर्म के पीछे राजा कलंदर का बचपन बताया जाता है। राजा कलंदर का बचपन कुछ खास नहीं था। ये पढ़ने में इतना समझदार नहीं था और वे चाहता था समाज उसकी इज्जत और कदर करे। उसके मन में ये बैठ गया था कि दिमाग वाले और पढ़े लिखे लोगों को ही समाज इज्जत भरी नज़रों से देखता। राजा कलंदर एक हैवान था जिसे लगता था कि दिमाग से होशियार और काबिल लोगों के सिर से भेजा निकाल कर उसका सूप बनाकर अगर ये पी ले तो ये भी बुद्धिमान व्यक्ति में शुमार हो जाए। इसीलिए ये उसी लोगों को अपना शिकार बनाता था जो होशियार और बुद्धिमान होते थे।